सभी को गुड इवनिंग। तो वेलकम बैक एनाटॉमी क्लास आयुर्वेदा में। ठीक है, तो अपन अध्याय प्रथम करते शरीरो उपक्रमणीय शारीर। चैप्टर का नाम आपको याद हो चुका होगा अब तक, क्योंकि अपनी 4th क्लास है आज। अपन ने सिलेबस का पहला पॉइंट क्लियर कर लिया था, शरीर एंड शारीरिक व्याख्या। ठीक है, फिर 6 रीजन ऑफ द बॉडी अपन ने कर लिया था, फिर अंग प्रत्यंग विभाग कर लिया था, और मृत शरीर संशोधन। तो अपनी जितनी भी क्लास हुई हैं, 3 क्लास हुई हैं, तो तीनों क्लास में अपन पॉइंट नंबर 4 तक पहुंच गए, मृत शरीर संशोधन। आज क्या करेंगे? शारीर शास्त्र विभाग, शारीर शास्त्र के विभाग करेंगे, शारीर ज्ञान प्रयोजन करेंगे। ये 2 टॉपिक कवर हो पाएंगे, क्योंकि बड़े टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो, किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अष्टांग का हो, चाहे वो पदार्थ का हो, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो। ठीक है, क्योंकि बेस होता है उस चैप्टर में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर पहला चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा, नंबर चाहे कम का हो, चाहे 10 नंबर या 15 नंबर का हो, लेकिन ये बेस है। आपको बाकी के 12 चैप्टर समझने हैं ना, तो यहाँ से आपको बेस बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो अपन करेंगे अपन शारीरिक शास्त्र के विभाग, क्योंकि यहाँ पे अपन शुरुआत से 0% से आगे हाँ बढ़ हाँ रहे हैं। ठीक है। आज क्लास बहुत अच्छी थी। आज टेंशन में आ गया तो फोकस ही नहीं हो पाया क्लास में। अभिषेक, अपना माइक ऑफ रखो। सभी स्टूडेंट अपना माइक अरे ऑफ यार हम रखो। क्या करें, डर गए। एक होता नहीं है कि थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपना माइक ऑफ रखा करो, है ना, ताकि डिस्टर्ब ना हो। और जब कोई डाउट हो तो क्लियर बोला करो। आवाज़ साफ नहीं आती है तो टाइप कर दिया करो ना, मैं देख लिया करूँगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अपन करेंगे अपन शारीरिक शास्त्र के विभाग। तो पहुँचते हैं वहाँ पे पीडीएफ पे, शारीरिक शास्त्र के विभाग। ठीक है, तो आयुर्वेद संहिताओं में अध्ययन की दृष्टि से शरीर विषय का शारीर स्थान नामक प्रकरण में प्रत्यक्ष से वर्णन किया है। तो भाई, जो अपनी संहिताएं हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, जितनी भी संहिताएं हैं, उनमें क्या बोला कि शरीर विषय का शारीरिक स्थान नामक, मतलब एक अलग से ही स्थान बना दिया, एक अलग से, जैसे कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, इस तरह का एक शारीरिक स्थान बना दिया, ताकि आप शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में समझ सको। ठीक है, तो शारीर नामक स्थान प्रकरण में प्रत्यक्ष से वर्णन किया है। तो हर संहिता में एक अलग से ही स्थान दे दिया, उसमें 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर वो अलग से दे दिए, ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से और पूर्णतः स्टडी कर सको। तो आत्रेय एवं धन्वंतरी संप्रदाय। अब आपको पता होगा, आयुर्वेदा में आने के बाद में 2 संप्रदाय हैं। एक तो काय चिकित्सा का आत्रेय संप्रदाय, एक सर्जरी का धन्वंतरी संप्रदाय। ठीक है, मतलब 2 महान संप्रदाय, मतलब 2 महान व्यक्ति। एक तो सर्जरी को प्रधान मानता है, एक चिकित्सा को, जो काय चिकित्सा होती है ना, जनरल मेडिसिन, उसको प्रधान मानता है। तो आत्रेय किसको मानते हैं? जनरल मेडिसिन, मतलब काय चिकित्सा को। और धन्वंतरी किसको मानते हैं? सर्जरी को। भाई, ये 2 मुख्य चिकित्सा पद्धति हैं। तो 2 संप्रदाय हैं, आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय। 2 प्रमुख ग्रंथ। तो आत्रेय संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है? चरक। और धन्वंतरी का सुश्रुत। कि भाई, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, ये दोनों अपने अपने संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इनके अनुसार भाई क्या बताया गया, क्या वर्णन किया, क्या नाम है उन चैप्टरों के, वो बात करते हैं। किस तरीके से इन्होंने बांटा शारीर शास्त्र को। तो आचार्य सुश्रुत मत अनुसार, तो जब भी एनाटॉमी की बात आती है तो सुश्रुत के श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो आप, कोई आपको टीचर बोले कि भाई कौन से श्लोक याद करें, जैसे 2 श्लोक हैं, सुश्रुत की याद करो कि चरक का याद करो, तो एनाटॉमी की जब बात आती है ना, सुश्रुत की याद क्या करो। ठीक है, क्योंकि सर्जरी से संबंधित जितनी भी चीज़ें एनाटॉमी से अच्छी रिलेटेड सुश्रुत ने अच्छी तरीके से बताई हैं। ओके, तो आचार्य सुश्रुत मत अनुसार देखते हैं। सुश्रुत संहिता इस विषय में महत्वपूर्ण विशेष वैज्ञानिक ग्रंथ है। मतलब ये एक रेफरेंस बुक है। अगर आप किसी कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाते हो कि भाई इसने ये बताया, इस टीचर ने ये बताया, जैसे आप कॉलेज के अनुसार, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कुछ अलग बोला, आपके कॉलेज के टीचर ने अलग बोला, आपने किसी से कोचिंग ली, उसने अलग बोला, किसकी बात मानोगे? जो सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ना, उसको मानोगे। एक रेफरेंस ग्रंथ है। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान में शरीर रचना, क्रिया, भ्रूण विज्ञान, प्रसूति तंत्र का भी वर्णन किया गया है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि शारीरिक स्थान में अपनी जो बॉडी है ना, शरीर के साथ साथ क्या वर्णन किया है? शरीर की रचना, क्रिया, भ्रूण विज्ञान एवं प्रसूति तंत्र का भी वर्णन किया है। क्योंकि अपना बॉडी वहीं से तो फॉर्मेशन होता है। जैसे बच्चे का जन्म कैसे हुआ, शुक्र का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गर्भ कैसे बना, उसकी वृद्धि कैसे हुई, मासानुमासिक वृद्धि कैसे हुई, उसने जन्म लिया, फिर कैसे कैसे रोग होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे वर्णन है। किसमें? शारीरिक स्थान में। अतः शरीर के अध्ययनार्थ इस स्थान को 10 अध्याय में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। तो सुश्रुत संहिता में शारीरिक स्थान को कितने पार्टों में, चैप्टर में डिवाइड किया है? 10 चैप्टर।
अब क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि 10 चैप्टरों के नाम लिखो। क्वेश्चन आएगा कि शारीरिक स्थान के दो सुश्रुत के अनुसार 2 चैप्टरों के नाम लिखो। आपको शारीरिक स्थान के 2 मुख्य अध्यायों के नाम लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जब 2017 में एग्जाम हुआ था, जब मैंने दिया था 2017 में एग्जाम, तब ये क्वेश्चन आया था कि शारीरिक स्थान के 2 महत्वपूर्ण अध्यायों के नाम लिखो आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो 10 थे, 10 में से कोई सिर्फ 2 लिखने थे अपन को। तो बहुत से बच्चों को ये याद नहीं रहते, तो आपको जितने याद हो जाए ना उतने कर लेना। 10 हैं। फाइनल में जाके सुश्रुत संहिता आप स्टडी करोगे, क्योंकि मेरे सामने इस समय सुश्रुत संहिता रखी हुई है, तो मैं फाइनल ईयर में आपको पता है, तो सुश्रुत संहिता में इस समय स्टडी कर रहा हूँ। तो फाइनल ईयर में ऐसे सुश्रुत संहिता सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी ENT है, सालक है, जितनी भी सर्जरी है, ये सब उसमें इंक्लूड है। तो हमको सुश्रुत संहिता आपको भी पढ़नी पड़ेगी, मेरे को पढ़नी पड़ेगी, और सभी ने पढ़ी है। तो आपको अभी से स्टडी करोगे तो अच्छा रहेगा। तो 10 चैप्टर हैं शारीरिक स्थान के। पहले सर्वभूत चिंता शारीरम। सर्वभूत चिंता शारीरम। अब इसमें क्या बताया कि इस प्रथम अध्याय में इस चराचर विश्व के सभी पदार्थों की उत्पत्ति का विशेष वर्णन किया। चराचर मतलब चर प्लस अचर, सजीव और निर्जीव, इन सभी पदार्थों की, सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई, निर्जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जितने भी अपन आसपास की वस्तुएं देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पहले चैप्टर में बताया। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? सर्वभूत चिंता शारीरम। और आपको मैं बता दूं, आपको इस चैप्टर के नाम याद करने हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में याद करोगे, चाहे आप फाइनल ईयर में याद करोगे, आपको करने तो पड़ेंगे। तो अभी से याद कर लो, ताकि आपका फाइनल ईयर का वजन कम हो जाए। और क्वेश्चन 2 नंबर में आ भी जाता है, तो अभी से 2-3 तो आपको अभी याद करना है। 2-3 क्या, 10 के 10 ही याद कर लो, फायदे में रहोगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर है शुक्र श्रोणित शुद्धि शरीरम। इसमें क्या बताया? शुक्र श्रोणित के संयोग से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। जैसे अपन ने बताया था ना, जब शरीर की आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा की थी अपन ने, उसमें गर्भ की परिभाषा भी इंक्लूड थी साथ में, कि शुक्र श्रोणित मतलब दोनों के संयोग होने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो इस अध्याय में शुद्ध शुक्र श्रोणित के स्वरूप का वर्णन, कि भाई जो शुद्ध शुक्र है ना, वो कैसा होता है, किस स्वरूप होता है, कैसी गंध होती है उसकी, कैसा दिखता है। ठीक है। तो शुद्ध, शुद्ध मतलब प्योर, एवं उनके निराकरण, अगर कोई मतलब दूषित है किसी वजह से, तो उसका निराकरण मतलब उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसा सेवन करना चाहिए, किन रसों का सेवन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है उसका, वो सब कुछ तथा गर्भाधान क्रिया का वर्णन किया गया है। और गर्भधान कंसेप्शन कैसे होता है, मतलब प्रेग्नेंट कैसे होते हैं, उस तरीका का वर्णन किया है शुक्र श्रोणित शुद्धि शारीरम में। तीसरा है गर्भ अवक्रांति शारीरम। चैप्टर का नाम है गर्भ अवक्रांति शारीरम। शुक्र श्रोणित संयोग के पश्चात उनकी 9 माह तक जो मासानुमासिक वृद्धि होती है ना, उसका इस अध्याय में वर्णन किया गया है। भाई जी, अब मान लो मतलब युग्मनज बन गया, जायगोट बन गया, तो उसकी पहले मंथ में कितनी वृद्धि हुई, क्या क्या बना, दूसरे मंथ में क्या हुआ, तीसरे मंथ में क्या हुआ, चतुर्थ मंथ में क्या हुआ, वो सारी मासानुमासिक वृद्धि। और इंपॉर्टेंट है, BAMS फर्स्ट ईयर में, BAMS सेकेंड ईयर में, BAMS थर्ड ईयर में, BAMS फाइनल ईयर में, और आप डॉक्टर बन जाओगे तब भी ये चैप्टर ना गर्भ अवक्रांति शारीरम आपके मुंह जबानी होना चाहिए, क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन आता है, वो भी बड़ा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में आएगा, थर्ड ईयर में आएगा, फोर्थ ईयर में आएगा। मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये तो गर्भ अवक्रांति जो मतलब मासानुमासिक वृद्धि है ना, एक तो ये क्वेश्चन, एक है इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन भी हर साल आता है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं आपको आएंगे ही, तो इनको रट लेना। 3 चैप्टर हो गए। अब देखो चतुर्थ चैप्टर, गर्भ व्याकरण शारीरम। इस अध्याय में गर्भ के अंगों का विस्तार से वर्णन किया है। अब गर्भ के अंगों का, जो फीटस होता है ना, बच्चे जो मतलब अपने माता के पेट में होता है, उसके अंगों के बारे में, भाई पहले उसके अंगों के बारे में, किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से वो परिपक्व हो रहे हैं, वो सब कुछ इसमें वर्णन किया गया। फिर है 5वां संख्या व्याकरण शारीरम। इस अध्याय में गर्भ के अंग प्रत्यंगों का विस्तार से वर्णन के साथ षडंग शरीर का भी वर्णन किया गया। देखो इंपॉर्टेंट है संख्या व्याकरण शारीरम। भाई गर्भ के अंग प्रत्यंग, जो अपनी जो फीटस है, जो मतलब माता के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके तो बारे में जानकारी तो है ही, साथ में षडंग शरीर मतलब जो अपना वयस्क शरीर है, एक यंग शरीर है, एडल्ट शरीर है, उसके अंग प्रत्यंग, भाई कितनी बोन्स हैं, कितनी सिराएं हैं, कितनी बोन हड्डी हैं, मतलब जो जितना भी संख्या में है ना, वो सब कुछ, कि इसमें इतनी बोन होती है, मनुष्य के शरीर में इतनी सिराएं होती हैं, इतनी वेन होती हैं, इतनी संधि होती हैं, वो सब कुछ संख्या मतलब जो काउंटिंग होनी है, वो सारी संख्या व्याकरण शारीरम में। चैप्टर नंबर 5। 6ठा नंबर से मर्म निर्देश शारीरम। इस अध्याय में 107 मर्मों का विस्तार से वर्णन किया है। और अपना चैप्टर नंबर 12 यही है। अपन जो एनाटॉमी में 12वां चैप्टर करेंगे मर्म, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे अपन, मर्म निर्देश शारीरम। तो 107 मर्मों का अपन चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करेंगे, आपके सिलेबस में भी है, और एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है,
तो आप ये मत सोचो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ। सातवां है सिरा व्याधि वैद्य विधि शारीरम, सिरा वैद्य विधि शारीरम। इस अध्याय में सिराओं का विस्तार से वर्णन किया है, साथ ही अवैध सिराओं का विवरण किया है। देखो सिरा मतलब वेन, तो वेन के बारे में कितनी वेन होती हैं, किस तरह का उनका जाल है, किस तरह के शरीर में फैली हुई हैं, और किन सिराओं को भेद मतलब भेद सकते हैं, मतलब रक्त में। देखो सुश्रुत थे सर्जरी, तो वो कट भी लगाते थे, मतलब सर्जरी ऑपरेशन करते थे, और मतलब रक्त मोक्षण भी करते थे। तो ये इन्होंने बताया कि कौन सी सिराओं में रक्त मोक्षण करा सकते हैं और कौन सी में अवैध, मतलब कौन सी में नहीं करा सकते हैं, उनमें आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अगर उनके साथ छेड़ाछाड़ी करोगे ना तो आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो अवैध सिराओं का भी विवरण किया है कि इनके साथ आपको कोई कुछ नहीं करना, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आपको इनको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये सिरा वैद्य विधि शारीरम में 7वां चैप्टर। 8वां देखो सिरा वैद्य विधि शारीरम, 2 बार लिख दिया मैंने शायद, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। इस जिन रोगों में रोगियों के रक्त मोक्षण की आवश्यकता होती है सभी का मतलब सिरा वेद विधि का इस अध्याय में वर्णन किया है। शायद मैंने सेम 2 बार लिख दिया, हाँ ये सही है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। 7वां चैप्टर था सिरा वर्णन, यहाँ पे व्याधि की जगह वर्णन आएगा, मैं कर दूंगा इसको सही। जो कल पीडीएफ आएगी ना नई पीडीएफ, क्योंकि अपन मैं इसलिए तो पहले नहीं भेजता कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम ठीक कर सकूँ। तो ये 7वां चैप्टर है सिरा वर्णन है, सिरा वर्णन विभक्ति मतलब जो वर्णन किया ना भेद। तो 7वां है सिरा वैद्य विधि शारीरम। जो ये यहाँ पे है ना ये वाला डॉट डॉट पे ध्यान दो, ये क्या है सिरा वर्णन विभक्ति। यहाँ पे ये 8वां सही है, बस 7वें में गलती हो गई, यहाँ पे ओब्लिक करके सिरा वर्णन के नाम से है ये चैप्टर, इसको अपन कर देंगे सही, मैं कल कर दूंगा, ठीक है। तो जो 7वां चैप्टर क्या नाम था सिरा वर्णन विभक्ति शारीरम, ये सही है, हिंदी सही है। 8वां देखो सिरा वैद्य विधि शारीरम, जिन रोगियों में रक्त मोक्षण की आवश्यकता होती है उन सभी का तथा सिरा वेद विधि का इस अध्याय में वर्णन किया है। रक्त मोक्षण आपने जलों का सुनिए ना, जो अपन वो खून चूसती हैं, जो मतलब पंचकर्मा में यूज करते हैं रक्त मोक्षण, तो वो उस विधि का विस्तार से वर्णन किस चैप्टर में मिलेगा, इसमें 8वें चैप्टर में। 7वें का मैं नाम चेंज कर दूंगा, क्या नाम है 7वें का सिरा वर्णन विभक्ति शारीरम। दोबारा से बोल रहा हूँ क्या नाम है सिरा वर्णन विभक्ति शारीरम, वो मैं ठीक कर दूंगा, नेक्स्ट पीडीएफ आएगी आपके पास। फिर 9वां है धमनी व्याकरण शारीरम। इस अध्याय में धमनी उद्गम संख्या व रचना का विस्तार से वर्णन किया है, जो अपनी आर्टरी हैं, ठीक है, मॉडर्न में आर्टरी बोलते हैं, उस सब के बारे में वर्णन किया है किसमें 9वें चैप्टर में। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आप तो 2 याद करने, 3 याद करने, 4 याद करने, सारे तो याद करोगे नहीं, लेकिन सारे याद करने हैं आपको। अगर आपको अच्छे कॉन्सेंट्रेशन करना है ना, अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो आपको याद करना है। नाम तो याद होने चाहिए, और नाम याद हो रहा है तो आपको सुश्रुत के ये तो याद होने चाहिए ये, क्योंकि ये फाइनल में आएगी सुश्रुत संहिता। तब तक 4 साल तक क्या वेट करोगे आप, क्योंकि चरक संहिता तो सेकंड ईयर में आ जाती है तुरंत, फिर थर्ड ईयर में भी चरक संहिता पढ़ते हो, 2 साल चरक संहिता स्टडी करते हो, इसलिए चरक संहिता ऑटोमेटिक कंफर्ट जोन में आ जाती है। लेकिन सुश्रुत संहिता कंफर्ट जोन में नहीं आती, उसको आपको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा, आपको श्लोकों का याद रखना पड़ेगा सुश्रुत संहिता के, खासकर स्पेशल एनाटोमी में। 10वां है गर्भणी व्याकरण शारीरम। गर्भणी के आहार विहार एवं प्रसूति की संपूर्ण चर्या का वर्णन किया गया है, एवं बाल विकारों स्तन्य दोष तथा स्तन्य शुद्धि का वर्णन किया गया है। अब ये जो चैप्टर ना 10वां गर्भणी व्याकरण शारीरम, आपके जो BMS थर्ड ईयर में प्रसूति तंत्र, ठीक है, कौमार वृत्ति और फाइनल में सुश्रुत संहिता है ही, मतलब एक एक चैप्टर हर ईयर में आएगा। देखो फर्स्ट ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन थर्ड ईयर में पूर्णतः आएगा। थर्ड ईयर में क्योंकि प्रस्तुति तंत्र है, कौमार वृत्ति, पीडियाट्रिक्स है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो गर्भणी के आहार विहार की जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कैसा भोजन देना चाहिए, वो सब संपूर्ण चर्या, मतलब उसको कैसे रहना चाहिए मंथ वाइज, कि इस मंथ में आपको ऐसा एक्सरसाइज करनी है, सेकंड मंथ में ऐसे रहना है, थर्ड मंथ में ऐसे रहना, तो पूरा डिटेल में बताया गया है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म, नहीं, पूरा डिटेल में है। वाल विकारों स्तन्य दोष, मतलब जो बालकों को बीमारी होती है ना वो कैसे होती है। स्तन्य दोष मतलब अगर वात पित्त कफ की वजह से जो दोष दूषित हो जाता है, मतलब वात प्रकोपित हो गया, तो जो अपना मिल्क है, माता का मिल्क, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें गर्भणी व्याकरण शारीरम में बताइए। तो ये 10 चैप्टर में से आपको जितने नाम याद हो जाएं कर लेना, फायदेमंद रहोगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जो मेरे नंबर कटे थे ना आयुर्वेद पोर्शन में से, क्योंकि मेरे 43 नंबर थे 50 में से, मैं सही बोलता हूँ,
43 नंबर थे 50 में से, तो 2 नंबर तो मेरे इसके कटे थे क्योंकि मैंने ये याद नहीं किए थे उस समय। तो आप ऐसे गलती मत करना क्योंकि छोटी सी गलती है। अपन क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के, उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती मेरी तरह आप गलती मत करना, आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर लेते हैं, नहीं हो आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार तो कर लिए। अब आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक ने चरक संहिता के शारीरिक स्थान को 8 अध्याय में विभक्त किया है, जो निम्न प्रकार है। कति धातु पुरुषीय शारीर अध्याय, अतुल गोत्रीय, खुडी का गर्भक्रांति, महती गर्भक्रांति, 5वां पुरुष विचय, 6ठा शरीर विचय, 7वां शरीर संख्या, 8वां जाति सूत्रीय शारीर अध्याय। ये 8 हैं। अब आपको इनका मीनिंग तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, नाम याद हो जाएंगे तो काफ़ी है क्योंकि आपको अगले साल तो पढ़ी होगी। पहला है कति धातु पुरुषीय, तो इसमें श्लोक क्वेश्चन पूछे हैं आचार्य पुनर्वसु आत्रेय से, उनके शिष्यों ने क्वेश्चन पूछे कि भाई जो अपना जो बॉडी है ना कितने पुरुषों से मिलकर बना है। अपन ने पढ़ते हैं ना, एक धातु पुरुष, द्विधातुज पुरुष, त्रिधातुज पुरुष, ठीक है, षड धातुज पुरुष, इस तरीके से अपन स्टडी करते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें चैप्टर में बताइए कति धातु पुरुष में। फिर है अतुल्य गोत्रीय। अब ये अतुल्य गोत्रीय का मीनिंग क्या है, ठीक है। अतुल्य गोत्रीय मतलब कि जो स्त्री और पुरुष में जो शादी होती है, ठीक है, जो समागम होता है वो एक गोत्र में समान से नहीं होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं कि अगर समान गोत्र में करोगे तो आजकल तो अपन बोलते हैं आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आचार्य को पहले से ही नॉलेज थी अतुल्य गोत्रीय। तो अतुल्य गोत्रीय में, और इसमें चैप्टर में क्या बताया कि जो व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है मतलब कि मरता है पुनर्जन्म होता है, मरता है पुनर्जन्म लेता है, तो इसके बारे में बात की है अतुल्य गोत्रीय में। फिर खुडी का गर्भक्रांति। खुडी का गर्भक्रांति में क्या होता है कि खुडी का यानी क्या होता है, छोटा। तो जो गर्भ का जो छोटा पार्ट एकदम से जो छोटा है होता है, मतलब एक तरीके से खुडी का गर्भक्रांति मतलब एक तरीके से जो अपना युग्मनज बना, कैसे युग्मनज बना, गर्भ कैसा होना, मतलब शुक्र कैसा होना चाहिए, ओवम कैसा होना चाहिए, वो सारी खुडी का नहीं छोटा। तो जो युग्मनज तरीके से या मोरुला अवस्था तक के जो बात करते हैं ना गर्भ के बारे में, वो अपन खुडी का में। फिर है महती। महती यानी बड़ा, तो जो गर्भ का विकास होता है, तो महती मतलब एक तरीके से बड़ी अवस्था में आना, उसके बारे में बात किया है। फिर है पुरुष विचय शारीरम। अब इसका मीनिंग क्या है पुरुष विचय शारीरम का, कि पुरुष विचय शारीरम अध्याय। अब इसका मीनिंग समझना कि आपको एक तरीके से कि जो पृथ्वी में क्या है और अपने बॉडी में क्या समानता है, सिमिलरिटी, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत आप पढ़ोगे, फिजियोलॉजी में पढ़ा है, एनाटॉमी में पढ़ोगे, अब थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की जो अपनी प्रकृति से साथ क्या समानता है वो इसमें बताया है पुरुष विचय शारीर में। फिर है शरीर विचय शारीर अध्याय। शरीर विचय शारीर अध्याय, तो इसमें अपने शरीर के एक मिनट रुकना, मेरे पास 4 कॉल आ गए, कोई इमरजेंसी है शायद, 1 मिनट रुकना बस, है ना। अब देखो, हाँ, पुरुष विचय के बारे में हो गई थी, शरीर विचय शारीर, इसमें अपने बॉडी के बारे में बात बताई की है। फिर 7वां शरीर संख्या शारीरम अध्याय, अपनी मतलब जैसे सुश्रुत संहिता में बताया ना कि भाई बॉडी में कितनी बोन्स हैं, कितनी संधि हैं, वो सारी चीज़ें, कितनी सिराएं हैं, कितनी धमनी है, तो संख्या के बारे में बात की है। और जाति सूत्रीय शारीर अध्याय, जाति सूत्रीय शारीर अध्याय में एक तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें, पुंसवन विधि, अलग अलग से विधि, किस तरीके से आपको प्रसूता, जैसे बोलते हैं कि गर्भवती को कैसे रहना चाहिए, कैसी हार विहार होना चाहिए उसका, या फिर प्रसूता के लिए कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताइए। मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताइए। 8 चैप्टर आप
सेकंड ईयर में आप उनको स्टडी करोगे शारीरिक स्थान, इसलिए इसको तो ज़्यादा मत देना। सुश्रुत संहिता को जरूर ध्यान देना, ये 10 चैप्टर हैं क्योंकि सुश्रुत संहिता फाइनल ईयर में आती है और तब तक आप फिर कन्फ्यूज रहोगे, तो इसलिए ये आता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार वो लिखिए, नाम लिखिए, क्योंकि सुश्रुत की इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में, तो आप सुश्रुत को ध्यान से देना, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बार आप चरक संहिता का नाम सुनोगे ना तो ये अपने ऑटोमेटिक आ जाती है, अपने बताया ना कि रूटीन में आ जाती है। अब देखो आधुनिक मत अनुसार शारीर शास्त्र के विभाग,